नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आजादी के तुरंत बाद प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का पहला भाषण और इस देश को लेकर जिक्र कालाहांडी का, बस्तर का, पलामू का और बुंदेलखंड का भी। वक्त बीतता चला गया, स्थिति में सुधार होना चाहिए था। क्या सुधार हुआ, किस रूप में हुआ? सीएम बदले, पीएम बदले, आस हर दिशा में जगी और आज बुंदेलखंड की गलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ थे। तो आइए शुरुआत उसी से करते हैं। क्या वाकई खंड खंड बुंदेलखंड को जोड़ पाएंगे योगी? आप देखना, हम इतनी योजनाएं लोक कल्याण की देंगे कि कोई गरीब भूखा नहीं मर सकता। ग्रामीण क्षेत्र में बुंदेलखंड के अंदर 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाए। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहना चाहिए इस गर्मी में। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं बुंदेलखंड के लिए स्वीकृत की हैं, अगर ये सब योजनाएं लागू हो जाएं, तो 2 वर्ष के बाद बुंदेलखंड में पानी की समस्या नहीं रहेगी। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महज 2 बरस में उस बुंदेलखंड का हाल सुधारना चाहते हैं जिसका हाल बीते 70 बरस में तमाम सरकारें नहीं सुधार पाई। यानी योगी आदित्यनाथ के आत्मविश्वास की तारीफ तो करनी होगी। पानी पीने की व्यवस्था है, हैंडपंप के अलावा और व्यवस्था नहीं है। दरअसल बुंदेलखंड की समस्या कोई आज की समस्या नहीं। यूपी एमपी का बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ का बस्तर और झारखंड का पलामू ऐसे इलाके हैं जिनकी बदहाली का जिक्र आजादी के बाद से ही शुरू हो गया। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद तक ने अपने भाषण में इनकी बदहाली के मुद्दे को उठाया, लेकिन बीते 70 बरस में हाल सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए। और आज जब यूपी के सीएम बुंदेलखंड की गलियों में घूम रहे थे, तब आज तो हर किसी में जगी शायद कुछ हालात ठीक हो जाए। योगी की पहल से लगा यही बुंदेलखंड से लोगों का ही पलायन नहीं होता, बल्कि सिस्टम का भी पलायन हो चुका है। तभी तो इंडस्ट्री है नहीं, खेती बिन पानी हो नहीं पाती, रोजगार बचा नहीं, स्कूल शिक्षा की बदहाली गांव दर गांव में है। और असर इसी का कि बीते 10 बरस में 32 लाख लोग बुंदेलखंड छोड़कर चले गए। बीते 10 बरस में 4000 किसानों ने खुदकुशी कर ली और इसी दौर में 70% किसान शहरी मजदूर बन जीने को मजबूर हो गए। और इन हालातों को पटरी पर कोई लाए कैसे, ये सवाल हर दौर में विधानसभा से लेकर संसद तक में गूंजा। लेकिन सीएम बनते ही योगी बुंदेलखंड की बदहाली को संवारने की सोच के साथ निकले तो जगह जगह बाबुओं को समझाया भी और हड़काया भी। अब कागजों की खाना पूर्ति नहीं होगी, एक औपचारिकताएं बंद होनी चाहिए। अब जनता के प्रति संवेदनशील सरकार है तो प्रशासन को भी जनता के प्रति संवेदनशील बनना पड़ेगा। तो क्या बदहाल बुंदेलखंड संवारा जा सकता है, या फिर हर सरकार जिस तरह आते ही अपने वक्त के साथ समझना चाहती है उसे सिर्फ समझा जा सकता है? क्योंकि सत्ता में जो भी आया उसने आर्थिक पैकेज का मलहम लगाकर बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने की कोशिश तो की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्योंकि कभी आर्थिक पैकेज में भ्रष्टाचार हुआ, कभी असल पीढ़ी तक पैसा पहुंच नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात तो यह कि समस्या की बुनियादी जड़ की दिशा में कभी किसी ने हल चलाया ही नहीं। तो हल मिलता कैसे? क्योंकि बुंदेलखंड की बुनियादी समस्या यही है कि यह इलाका 2 राज्यों में बटा है, तो प्रशासनिक दिक्कतें हैं। देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले यहाँ सिर्फ 75% बारिश होती है, 75% जलाशय यहाँ सूख चुके हैं और पानी की कमी के चलते बुंदेलखंड में इंडस्ट्री की पैठ हो ही नहीं पाई। 96% किसान खेती और पशुधन की कमाई करने को मजबूर हैं। जल स्तर कम होने के चलते गेहूं, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज ही यहाँ उगाए जाते हैं। चावल या मेथा की खेती शुरू तो हुई, मगर पानी नहीं, सिंचाई नहीं। और पलायन ने तो हालात इतने बिगाड़ दिए कि अब लोगों को वापस लाना भी किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी चुनौती यही कि बुंदेलखंड के लिए दावे को जमीन पर उतार कर दिखाएं। जाहिर है आसान नहीं, लेकिन पहला मुद्दा तो यही है, हर कोई जी जान से जुट तो जाए। कुमार अभिषेक के साथ शिवपूजन झा, झांसी, आज तक। कुमार अभिषेक और शिवपूजन झा सिर्फ योगी के साथ नहीं घूम रहे थे, वो किसानों के बीच भी गए। और किसानों ने क्या कहा बुंदेलखंड के, सुनिए जरा।
छोटे किसान, बृहद किसान और सीमांत किसान, तीनों का बिना भेदभाव किए हुए सरकार को सभी किसानों का सरकारी ऋण माफ करना चाहिए। सिंचाई समस्या यहाँ तो एक तो नहरों में पानी नहीं पहुँच रहा, नहरों की जो है सफाई नहीं हो रही। हमारी 10 एकड़ खेती है जी, में कर्ज है हमें 5-6 लाख रुपए। और ये कर्ज माफी से आपको कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं भाई। दूसरी क्या समस्याएं हैं आपकी? दूसरी जो है कि जो 3 हॉर्स पावर की जो बिजली है वो कनेक्शन मंजूर है, वो लग नहीं रहे। जो सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारित किया है 1625 रुपए, वो भी बहुत कम है। बुंदेलखंड में किसानों की लागत बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल भी ज़्यादा हैं, यहाँ पे पानी के लिए भी संसाधन भी बहुत मुश्किल से, चूँकि डीजल पे इंजन पंप सेट से पानी दिया जाता है, इसलिए खासकर पूरे प्रदेश में बुंदेलखंड के किसानों का समर्थन मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ तक जो है बीमा कंपनियों का है, किसानों को बीमा कंपनी कोई लाभ नहीं दे रही है और लेखपाल से मिल करके उनकी उपज ज़्यादा दिखा दी जाती है और उनको लाभ नहीं दिया जाता है। तो किसानों के दरवाजे पर दस्तक हमारे संवाददाता दे रहे थे और दर्द उभर कर सामने आ रहा था। और संवाददाताओं ने दस्तक दरअसल इस देश में अलग अलग जगहों पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको लेकर भी दी। जरा देख लीजिए हाल क्या है। देश के सरकारी अस्पतालों की बदहाली की इस तस्वीर को देख लीजिए। दर्द से करहाती परुस्ता अस्पताल इलाज के लिए आई तो ग्लूकोज की ड्रिप लगाकर बोतल उसी के हाथ में पकड़ा दी गई और 2 टूक कह दिया गया, जिला अस्पताल जाओ। लेकिन सच यही नहीं थमता। मुंडापर गांव की प्रमिला सरयाम की कहानी भी इतनी बार नहीं है। गांव में अपने घर पर प्रमिला को लेबर पेन शुरू हुआ तो उसी एम्बुलेंस सर्विस को उसने टेलीफोन किया जिसकी उपयोगिता के दावे शिवराज सरकार बार बार करती है। और करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद एम्बुलेंस घर पहुंच पाई। जैसे तैसे प्रमिला को मुलतई लाने की कोशिश शुरू हुई। प्रमिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। एक का जन्म एम्बुलेंस में ही हो गया और एम्बुलेंस में ही उसकी मौत भी हो गई। दूसरा बच्चा कुछ देर के लिए गर्भाशय में फंस गया। दर्द से करहाती प्रमिला को उम्मीद थी अस्पताल पहुंच जाएगी तो इलाज मिल जाएगा, बच्चा बच जाएगा। लेकिन ग्लूकोज की ड्रिप लगाकर बोतल जब उसी के हाथ में पकड़ा दी गई और वहां कहा गया बैतुल जाओ, और बैतुल जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए फिर लंबा इंतजार, और इन सब के बीच दूसरे नवजात को लेकर एक महिला बाहर धूप में खड़ी रही तो फिर उस नवजात की भी मौत हो गई। आधी बाटल खत्म हुआ। आधी बाटल के बाद में बोले यहाँ पे नहीं होएंगे, बोले तुम इसको लेके जाओ बैतुल। तो वो निकाला बाटल और एक हाथ में बाटल और एक हाथ में वो 2 चक्के वाली गाड़ी थी, उसमें मैंने बिठा ले और धकाते हुए लाई। लापरवाही हुई है तो जैसे कि बॉटल महिला खुद अपने हाथ में लेकर चल के गई है वार्ड तक, तो इस मामले की हम को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करा रहे हैं। यह घटना 24 घंटे पहले की है और 2 दिन पहले असम से आई इस तस्वीर को भी देख लीजिए। मेडिकल सरकारी व्यवस्था की पोल खोलती ये तस्वीर दरअसल असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के क्षेत्र की है, जहां से वो चुनाव जीते और सीएम बने हैं। और उसी क्षेत्र में साइकिल पर अपने 18 बरस के भाई के शव को ले जाते इस शख्स की तस्वीर ने बहुत साफ जता दिया कि स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल है क्या। मृत्यु होने के बाद जब सब ले जाने वाला गाड़ी ढूंढे तो गाड़ी नहीं मिलने की वजह से उसके परिजन लोग उसको साइकिल में बांध कर ले गए। ये सब देखकर हम लोग को बहुत दुख होता है। और सिर्फ इन 2 तस्वीरों के आईन में क्या, देश के हर जिले में हो सकता है आपको ऐसी तस्वीर दिखाई देती हो। लेकिन इन सब के बीच एक रिपोर्ट बतलाती है वाकई देश की हालत हेल्थ सर्विसेज को लेकर इतनी ही बदहाल है। केपीएमजी की हेल्थ सर्विस पर तैयार की गई रिपोर्ट ने देश के हेल्थ सर्विस की पोल खोल दी है। केपीएमजी के पारदर्शी स्वास्थ्य व्यवस्था सूचकांक में 32 देशों को शामिल किया गया और सूचकांक में भारत 32 देशों की लिस्ट में 31वें नंबर पर आया। और हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट को जिन आधारों पर तैयार किया गया उसमें हेल्थ क्वालिटी से लेकर मरीजों के अनुभव भी शामिल है, हेल्थ फाइनेंस से लेकर हेल्थ गवर्नेंस भी शामिल है, हेल्थ की जानकारी के प्रचार प्रसार से लेकर अस्पतालों की तादाद भी शामिल है। और शायद वजह भी यही, ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार आती रहती है जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को मयस्सर नहीं होती। और शायद नतीजा इसी का कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते
देश में होने वाली कुल मौतों में 27% मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें पहला इलाज तक नहीं मिल पाता। सिर्फ 43% मौतें अस्पताल में होती हैं। अभी भी 48,878 करोड़ का है, जबकि देश में प्राइवेट हेल्थ केयर इंडस्ट्री 6,70,000 करोड़ पार कर चुकी है। तो हाल आपने बुंदेलखंड के किसानों का भी देख लिया और इस देश की स्वास्थ्य सेवा का भी। एक तीसरी स्थिति दिखलाते हैं आपको। एक शख्स चकाचौंध के साथ दिल्ली में कार्यक्रम करता है और इस तरीके का कार्यक्रम होता है, उसमें पीएम भी आते हैं, सीएम भी आते हैं और उस पर एनजीटी कहता है आपको 42 करोड़ रुपए देने होंगे। वो शख्स कहता है हम नहीं देंगे, जिन्होंने इजाजत दी वही दे, यानी केंद्र सरकार दे, दिल्ली सरकार दे और एनजीटी खुद दे दे। हमें लगा कि इस जिक्र के साथ आपको आज उस जमीन पर ही लिए चलते हैं जिस जमीन का हम जिक्र कर रहे हैं। ये यमुना की जमीन है। ठीक 1 बरस पहले यहां कार्यक्रम हुआ था, दुनिया में चकाचौंध हिंदुस्तान की उस वक्त देखी गई थी और आज देख लीजिए। यमुना का वही कछार है जहां साल भर पहले विश्व सांस्कृतिक महोत्सव हुआ था और अब साल भर बाद स्थिति कैसी है ये देखने के लिए सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी है कि आर्ट ऑफ लिविंग से आर्ट ऑफ लिविंग तक का सफ़र ये जगह तय कर चुकी है। जीने की कला से जाने की कला तक, यानी ये वो जगह जहां हम खड़े हैं, यहाँ से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की सरहद शुरू होती है। उसके पार का इलाका देखा जा सकता है, बिल्कुल बंजर और वीरान है। इस तरफ तो इतनी बढ़िया खेती है, आगे बंजर और सपाट क्यों है ज़मीन? इसके लिए कि ये ज़मीन दब चुकी है, इस पर बहुत बड़ा क्या कहते हैं बिल्डोजर चला हुए हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं हाइड्रो चले हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी चल के मशीन से मिट्टी दब गई है। तो अब कैसे ये दुरुस्त होगा, कैसे पुराने रूप में? पुराने रूप में जल्दी नहीं आएगी, 10 साल लगेगी, बड़ी मेहनत से तैयार होगी और अब मुश्किल ही लग रही है आगे। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां आर्ट ऑफ लिविंग के वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का स्टेज था, यहाँ पर रंगमंच था। यहाँ जो चीज़ पैदावार होती थी वो भी नहीं हो रही है। फ्लोरा फाउना यमुना का जो इफेक्टेड हुआ है उसको इर्रिपेरेबल है, यानी उसको अब दुरुस्त नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि इसका फिजिकल और बायोलॉजिकल जो नुकसान हुआ है यमुना को उस कार्यक्रम से, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। पहले की तरह उसे किसी भी सूरत में किया नहीं जा सकता। किया भी जाए तो कम से कम 10 साल लगेंगे और 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आएगा, वो भी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से किया जाए तो। उस निष्ठा से नहीं जिस निष्ठा से आर्ट ऑफ लिविंग का समारोह, विश्व सांस्कृतिक उत्सव यहाँ पर हुआ। और अब आराम से आप देख सकते हैं कि जीने की कला जाने की कला में कैसे तब्दील हो गई। यमुना की धार अभी भी थमी हुई है, ये इलाका बिल्कुल जमा हुआ है और ये दावे वो वादे किए गए थे कि यहाँ हरियाली होगी, सुंदरता बढ़ेगी, नदी के का प्रवाह बढ़िया हो जाएगा, पानी स्वच्छ हो जाएगा, वो तमाम चीज़ें वहीं सहमी हुई, ठिठकी हुई खड़ी हैं। और इसी तरह से ज़मीन की हालत ऐसी हो गई है कि ये पत्थर की तरह सख्त हो गई है ज़मीन। आखिर कैसे इस पर हल चलेंगे, कैसे इस ज़मीन की दुरुस्तगी होगी, जिसे करने को कोई तैयार नहीं। और अगली सुनवाई अगले महीने होनी है, तो इंतजार कीजिए उस वक्त कौन क्या जवाब देता है, किसे निर्देश दिया जाता है और किस रूप में भरपाई की जाए, जुर्माने के तौर पर या फिर आने वाले वक्त में इस तरह के कार्यक्रम ना हो। कम से कम वह भी यमुना की ज़मीन पे, कहीं गंगा की ज़मीन पर, कहीं सरयू की ज़मीन पे। बहुत सारे सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब शायद वीआईपी से आपको टकराना होता है। कल केंद्र सरकार ने शानदार निर्णय लिया, लाल बत्ती हटा दी, लेकिन लाल बत्ती प्रतीक है। दिमाग के भीतर जो वीआईपी कल्चर है उसकी एक तस्वीर देखिए। ये नजारा राहत देता है कि केंद्र सरकार ने लाल बत्ती खत्म करने का फैसला किया तो तमाम मंत्रियों ने पहले ही दिन अपनी गाड़ी से लाल बत्ती उतार दी। लेकिन यह नजारा गुस्सा दिलाता है कि वीआईपी होने की ठसक तो लाल बत्ती से आगे की है, क्योंकि यह नजारा दिमाग में बैठे वीआईपी कल्चर का है। बीजेपी के विधायक महेंद्र सिंह को लाल बत्ती से न सिर्फ खासा प्यार है, बल्कि मुरादाबाद बरेली हाईवे पर नेताजी ने सत्ता की ठसक दिखाते हुए ऐलान कर दिया कि न केवल वो बल्कि उनका पूरा काफिला बिना एक भी पैसा दिए गुजरेगा। यानी सत्ता की रईसी या कहें वीआईपी कल्चर होता क्या है, ये यूपी के विधायक महेंद्र सिंह ने सड़क पर खुलेआम दिखला दिया।
जब मैं बूम के पास गया, एक हमारे साथ के टीसी ने बूम लगा दिया था, तो उनके गन्नर साहब वहीं पर खड़े थे। मैंने उनसे बोला कि सर क्या बात है, तो बोले मेरी 3 गाड़ियाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा सर 1 मिनट रुकिएगा, आपकी गाड़ी में हम अभी निकलवाते हैं। तब तक क्या हुआ, विधायक जी आगे से आके मेरे पे थप्पड़ चलाने लगे और मेरे साथ हाथापाई कर दी थी उन्होंने। तो सवाल यही कि वीआईपी सिर्फ लाल बत्ती से नहीं होता। वीआईपी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों की संख्या और उनकी मौजूदगी भी उसे वीआईपी बना देती है। और देश में वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा का आलम यह है, यह इससे भी समझा जा सकता है कि लोकसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज जी अहीर ने जब जानकारी दी तो उनके मुताबिक देश में 298 वीवीआईपी हैं, जिन्हें Z+, ZY+, Y और X कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। 14 वीवीआईपी को Z+ सुरक्षा है, जिनकी सुरक्षा में एनएसजी के 551 ब्लैक कैट कमांडो तैनात रहते हैं। और टेलीग्राफ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के अधीन आने वाले वीआईपी की सुरक्षा पर हर बरस 380 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 2013 में यूपी में सरकारी खर्च पर सुरक्षा पाने वाले माननीयों की संख्या 1998 थी, जिन पे हर महीने तकरीबन 23 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिहार जैसे राज्य में 2013 में 4591 वीवीआईपी की सुरक्षा पर हर बरस 141 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। और दिल्ली में ही 2013 में वीआईपी की सुरक्षा पर 8049 पुलिसकर्मी तैनात थे, जिन पर सालाना 341 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और वीआईपी सुरक्षा का हाल ऐसा कि एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2014 में महाराष्ट्र में 84 वीवीआईपी की सुरक्षा में कुल 812 पुलिसकर्मी तैनात थे। तो हाल ये सिर्फ एक राज्य का नहीं, हर राज्य में अपने वीआईपी हैं, जिनकी सुरक्षा पर राज्य सरकार हर बरस करोड़ों रुपया खर्च कर देती है। और ये पैसा देश का है, टैक्स पेयर का है। और ऐसे में सवाल यही, जब लोकतंत्र में सभी बराबर, सभी की जान की कीमत बराबर, तो वीआईपी को इतनी सुरक्षा क्यों चाहिए? और याद कीजिए तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी वीवीआईपी सुरक्षा पर टिप्पणी करते हुए एक बार कहा था, यह लोग राष्ट्रीय धरोहर नहीं है जो इनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। और इसी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, यह सुविधा लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गई है। और इन सब के बीच देश के आम जनता की सुरक्षा का आलम यह है कि 1 लाख लोगों पर महज 137 पुलिस वाले हैं और हर राज्य मौजूदा वक्त में पुलिसकर्मियों की कमी से जूझ रहा है।